नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रिजल्ट ब्रेकिंग में बड़ी खबर उड़ीसा से आपको बता रहे हैं, जहां उड़ीसा में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी जीत उड़ीसा में बीजेपी की हो रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के साथ साथ वहां पे विधानसभा के चुनाव भी हुए थे, जिसके नतीजे आज ही सामने आने हैं और नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं कि बीजेपी उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है। तो सबसे पहले आपको विधानसभा सीटों का आंकड़ा दिखाते हैं। देखिए 147 वहां पे सीटें हैं, जहां पे अभी फिलहाल अगर आपको लेटेस्ट अपडेट बताए तो बीजेपी 74 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बात बीजू जनता दल की करें तो 57 सीटें बीजेडी के पास जाती हुई नजर आ रही है। तो एक बहुत बड़ी जीत उड़ीसा में यहां पे बीजेपी को। वहीं लोकसभा सीटों की बात करें तो 21 सीटें हैं और आप देख सकते हैं कि 19 सीटों पर बीजेपी का झंडा लहर रहा है। तो एक बहुत बड़ी जीत उड़ीसा में बीजेपी की लोकसभा सीटों है या विधानसभा की सीटें हो। हालांकि सभी की नजर तो लोकसभा सीटों पर है, लेकिन विधानसभा सीट पे बात करना चाहेंगे। सरकार बनाती नजर आ रही है बीजेपी। देखिए, विधानसभा हो या लोकसभा हो, ये जो रिजल्ट, इसको कैसे कि रिसाउंडिंग विक्ट्री ऑफ बीजेपी। कारण ये है कि जिस तरीके से स्वीप किया गया है और जो हालत वहां पे मुख्यमंत्री की है, जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर के एक चर्चा चल रही थी, तो एक तो महान लीडर हैं वो, उनको हराना इतना बड़ा मुश्किल नहीं था, लेकिन उनको एक उसको कह सकते हैं कि उनको जैसे क्रिकेटर्स जो है वो संन्यास ले लेते हैं, अगर वो किया होता तो पटनायक साहब माने इतिहास में उनका नाम होता। लेकिन खैर, राजनीति तो राजनीति है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहाँ पे 5 साल तक वहाँ पे एक अपोजिशन का काम किया, साथ ही साथ जो तमाम लीडर्स हैं, आप देखिए जैसे संबित पात्रा हैं, वो नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से वो टेलीविजन डिबेट्स पे नहीं है। क्या कर रहे थे वो कर रहे थे, वो उड़ीसा में काम कर रहे थे। तो इस तरह के उड़ीसा के जितने भी लीडर्स थे उनको ज़मीन पे उतारा गया था। अच्छी खबर ये है कि वो पूरी से लीड कर रहे हैं। पिछली बार हार गए थे, इस बार भारी मतों से वो जीत की कगार पे हैं और पार्टी वहाँ पे सरकार बनने वाली है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 2 राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी चुनाव हो रहा है और लोकसभा का भी चुनाव हो रहा है, और दोनों ही जगहों पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बना रही है। उड़ीसा में जिस तरीके से अभूतपूर्व तरीके से वहाँ पे 75 सीट्स जो है वो उस पर टारगेट किया गया है, जीत हासिल हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस चुनाव के बाद वहाँ पे एक नया राज्य भारतीय जनता पार्टी के बूके में आ जाएगा। जिस तरीके से आप कहते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में या फिर मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी बन चुकी है, बंगाल हो, असम हो, उसी तरीके से उड़ीसा की भी गिनती एक भारतीय जनता पार्टी डोमिनेटेड स्टेट में होगा। तो एक और राज्य है जहां पे बीजेपी ने कब्जा कर लिया है और वो राज्य उड़ीसा है, क्योंकि बीजेपी की बहुत बड़ी जीत नजर आ रही है। फिलहाल 75 सीटों पे बीजेपी की जीत नजर आ रही है और ये आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। राजीव सर, हमने देखा कि पीएम मोदी जब जब चुनाव प्रचार में उड़ीसा गए तो बार बार उन्होंने कहा कि लिख के देता हूं, सरकार बदल रही है, यहाँ पे एक नया मुख्यमंत्री आने वाला है। तो अब तो मुख्यमंत्री की तैयारी होने लगी है, क्योंकि लगता है बहुमत भी पार हो चुका है और सरकार बनाने जा रही है। देखिए, काफी समय से धर्मेंद्र प्रधान को वहां की जिम्मेदारी दी गई थी। ये अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हैं, अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत भी दिलाए हैं। राजस्थान के भी प्रभारी रहे, दिल्ली के भी प्रभारी रहे थे, यहाँ तक कि बिहार के भी प्रभारी रह चुके हैं। वो उड़ीसा के नेता हैं, वहाँ पर वो लंबे समय से स्ट्रेटजी बना रहे थे। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आधार बनाया और इस विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव चूंकि एक बार होना था, तो मोदी के लिए एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर होने की संभावना थी, क्योंकि जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव वहाँ पिछली बार भी साथ ही हुआ, इस बार भी साथ हुआ, और
जो उड़ीसा के अंदर है, अगर देखा जाए तो लीडरशिप क्राइसिस सारी पार्टियों में रही है, बीजू जनता दल को छोड़कर। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां दिखाई नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी को मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन एक ही नेता थे वहां, बीजू जनता दल के नवीन पटनायक, जो बीजू पटनायक के बेटे हैं और लंबे समय से वहां सरकार चला रहे हैं। उनकी एक और खासियत थी कि वो कभी भी केंद्र से टकराव नहीं करते थे, वो केंद्र के साथ सामंजस्य बनाकर चलते थे। मोदी की सरकार में भी कभी न वो एनडीए में रहे न इंडी अलायंस में रहे। इसलिए उड़ीसा के अंदर उनकी छवि ऐसी रही कि वो केवल स्टेट के पॉलिटिक्स करते हैं, वहां के विकास के लिए काम करते हैं। लेकिन इस बार स्थितियां बदल गई। अचानक से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में वहां के लोगों ने कमान सौंप दी, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक पिछले 1 साल से लगभग अपने आप को पीछे किए हुए हैं। वो सार्वजनिक सभाओं में नजर नहीं आते, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, और जब उनके नेतृत्व के ऊपर सवाल उठ जाएगा कि वो अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि आगे राज्य को नेतृत्व दे सके, सीएम बन सके, तो इसका मतलब है कि बीजू जनता दल में कोई और नेता आएगा। और चूंकि बीजू पटनायक से लेकर नवीन पटनायक तक उनका कोई ऐसा पारिवारिक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं है कि उनके परिवार की विरासत को आगे बढ़ा सके। और जो पांडियन का मुद्दा आया, उसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ये गुट है जो नवीन पटनायक को अपने कब्जे में लिए हुए है। अब वहां के लोगों का सेंटिमेंट देखिए, नवीन पटनायक अगर लीड भूमिका में होते, अगर वहां पर उड़ीसा में लोगों को लगता कि नवीन पटनायक आगे भी मजबूती से सीएम बने रहेंगे, वहां के लोगों का नेतृत्व करेंगे, तो ऐसी संभावना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी अचानक से वहां उभर के आ जाती। लेकिन जैसे ही परसेप्शन बना कि अब नवीन पटनायक सीएम नहीं बनेंगे, किसी और को सीएम बनाएंगे, खबरें ये चली कि नवीन पटनायक ने उत्तराधिकारी के तौर पर पांडियन को चुन लिया, उसको तैयार करने की भी कोशिश की गई। लेकिन ये एक फैक्टर से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है कि 80+ उनकी उम्र हो गई थी, हेल्थ कंडीशन भी उनकी ठीक नहीं है, तब उन्होंने लोगों ने उनको नापसंद कर दिया। देखिए, पांडियन को उत्तराधिकारी बनाने की बात चली, और जब नवीन पटनायक को लगने लगा, या बीजू जनता दल के दूसरे नेताओं ने कहा कि अगर आप इन्हें आगे बढ़ाएंगे तो उसके बाद यहां के लोग रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए आप बैकडोर पॉलिटिक्स कीजिए। यह उसी तरीके से है जैसे मुलायम सिंह यादव जब चुनाव लड़ रहे थे पिछली बार 2012 में, तो उन्होंने अखिलेश यादव को आगे बढ़ाया लेकिन मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं घोषित किया। वो खुद के नेतृत्व में चुनाव लड़े और उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी अखिलेश यादव को सौंप दी। यही तरीका वहां पर अपनाया जा रहा था कि नवीन पटनायक के स्वास्थ्य के बारे में सबको पता है, वो टीवी पर आते थे, वो दस्तखत करने तक में जो उनके कॉम्प्लिकेशन सामने आते थे, उससे लोगों को लगने लगता था कि हाथ उनके काम नहीं कर रहे, शरीर काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, वो डिसीजन खुद से नहीं ले रहे, कोई और उनके पीछे बैठा हुआ है। तो लोग जो उड़ीसा के हैं वो नवीन पटनायक के पीछे खड़े थे, उनके किसी उत्तराधिकारी के पीछे नहीं। और जैसे ही लीडरशिप की समस्या आती है तो लोग फिर नए लीडर की तलाश करने शुरू कर देते हैं, और वहां पर धर्मेंद्र प्रधान लगातार उड़ीसा में कैंपेन करते रहे, स्ट्रेटजी बनाते रहे हैं, जिसके कारण अब वहां पर लोगों को लगने लगा कि विकल्प हमारे पास क्या है। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है और बीजू जनता दल है। बीजू जनता दल में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। कांग्रेस के अंदर लीडरशिप नहीं है, यहां तक कि जब राहुल गांधी भी वहां कैंपेन करने जाते थे तो उनका एक पेट डायलॉग होता था कि नवीन पटनायक और भारतीय जनता पार्टी के बीच साठगांठ है। तो जब वहां के लोगों को लगा कि जैसी सरकार नवीन पटनायक दे रहे थे और दोनों के बीच साठगांठ ही है, 80% मुद्दों पर नवीन पटनायक मोदी को लोकसभा में सपोर्ट करते रहे, राज्यसभा में सपोर्ट करते रहे, तो ऐसी स्थिति में अगर नवीन पटनायक रिटायर हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंप दी जाए। और यही वजह है कि लोकसभा में भी देखिए 21 में से 18 सीटें, विधानसभा में पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ रहा है, 147 में से 75 सीटों पर लीड, यानी कि 80 के आसपास सीटें आ जाएगी, अकेले सरकार बनाने के लायक भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी। तो उड़ीसा अब वो राज्य है जहां पर फिर से
भगवा लहरा चुका है। उड़ीसा वो राज्य है, वो आपने सही कहा और आंकड़े भी वही बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से खुद राहुल गांधी बार बार ये आरोप लगाते रहे कि इनकी सेटिंग है, जीत परोस कर नवीन पटनायक ने पीएम मोदी की झोली में दे दी है। और ये जिस तरह से सपोर्ट की भी बात आपने समझाई, और उन्होंने ये भी कहा था कि सारे बड़े नेताओं पर, मुख्यमंत्री पर एक्शन होता है लेकिन नवीन पटनायक पे अब तक एक्शन नहीं होता है, और अब ये राज्य बीजेपी के खाते में आ चुका है, तो कांग्रेस पार्टी को भी मौका मिल गया होगा। देखिए, कांग्रेस के लिए ये मौका नहीं है, क्योंकि अब जब तक आप वहां के लोगों की मानसिकता नहीं समझेंगे तब तक वहां पर कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। कांग्रेस की समस्या वहां यही रही, जब वहां के लोग नवीन पटनायक से नाराज नहीं हैं, नवीन पटनायक को अभी भी चाहते हैं, लेकिन नवीन पटनायक के स्वास्थ्य खराब है, इसीलिए एक विकल्प ढूंढ रहे हैं। और राहुल गांधी ने थाली में परोसकर भारतीय जनता पार्टी को दे दिया कि देखो भाई, दोनों एक ही पार्टी है, एक ही जैसा काम करती है, दोनों के बीच तालमेल है। तो जो नवीन पटनायक के सपोर्टर थे, जो बीजू जनता दल के सपोर्टर था, वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो अल्टरनेटिव देख रहा है कि नवीन पटनायक और मोदी दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं, तो हम मोदी के हाथों में सत्ता सौंपे, जो मुख्यमंत्री वो देंगे, वो आगे हमें उसी तरीके से काम करता दिखाई पड़ेगा जैसे नवीन पटनायक ने उड़ीसा में किया है। इसलिए कांग्रेस की यह स्ट्रेटजी यहां पर फेल हो गई कि मोदी के साथ किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को जोड़कर आप ये नहीं कर सकते कि एंटी बीजेपी वोट, यहां पर उड़ीसा में एंटी बीजेपी वोट नहीं है, बल्कि एंटी बीजू जनता दल वोट है, यानी बीजू जनता दल के साथ और बीजू जनता दल के विरोध। तो जो बीजू जनता दल के साथ हैं वो कांग्रेस की तरफ नहीं गया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया, और बीजू जनता दल के विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर था वो साथ में रहा। कांग्रेस तीसरा मोर्चा बनते हुए दिखाई पड़ी, इसलिए कांग्रेस का वहां कुछ हो नहीं पाया। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो एक बहुत बड़ी जीत उड़ीसा में बीजेपी की नजर आ रही है। जिस रणनीति के तहत उड़ीसा में पीएम मोदी ने काम किया, अमित शाह ने काम किया, वो रंग ला चुका है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी वहां पे हुए थे, नतीजे भी लगभग सामने आ चुके हैं और नतीजों में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत नजर आ रही है। मतलब एक और राज्य जहां पे बीजेपी का कब्जा होता नजर आ रहा है। इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।